आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं इश्क़ वफ़ा एपिसोड 2। पहले भाग में आपने पढ़ा और सुना कि आरोही मित्तल की नानी की तबीयत खराब के चलते उनके देखभाल के लिए वो अपनी नानी के पास रह रही थी, जहाँ उसकी मुलाकात अंगद माहेश्वरी से होती है, जो आरोही के मामा समीर के बचपन के दोस्त सचिन का छोटा भाई था। और अपनी नौकरी के सिलसिले में समीर के जिद पे समीर विला में मेहमान के तौर पर रह रहा था, जो नानी का भी खास ख्याल रखता था। अब आरोही के डैड ने आरोही की मॉम से उसको घर बुलाने को कहा, क्योंकि उसके अंकल अपने बेटे विवान के साथ उनके यहाँ आने वाले थे। लेकिन आरोही का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब आगे फिर नानू मैं कैसे जाऊंगी, अंगद ऑफिस से आ चुका होगा, उसे कहती हूँ वो छोड़ आएगा, नानी ने कहा तो अंगद नाम कानों में पड़ते ही दिल अजीब मधुर सुरों से ऊपर नीचे होने लगा। अगले ही पल उसने खुद को इस एहसास से बाहर निकाला जो उसके समझ से परे था। कमरे में आकर वो अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी, क्योंकि उसकी चीज़ें बहुत उल्टी सीधी बिखरी सी पड़ी थी। उसके घर में अलग अलग तरह की दावतें पार्टीज आए दिन हुआ करती थी, लेकिन उसके डैड की तरफ से ऐसा हुक्म पहले कभी जारी नहीं हुआ था। और विवान के आने पर ख़ास तौर पर घर में उसकी मौजूदगी पर जोर देना, और जिस तरह से विवान उसको देखता था उससे तो एक ही मतलब निकलता था। हफ्ते भर पहले आरोही की फैमिली भी विराज अंकल के घर गई थी। रूबी की शादी के बाद वो उसकी विवान से दूसरी मुलाकात थी। उसके निडर अंदाज और उसका आरोही पर इतना मेहरबान होना आरोही सब महसूस कर रही थी। उस दिन भी अपना घर दिखाने के बहाने वो उसे अकेले ही अपने साथ ले गया था। वो तो पहले ही उसकी चुभती निगाहों से घबराई सी रहती थी। अब तो विवान ने उससे शरारती अंदाज में बातें करना भी शुरू कर दी थी। हालांकि दिल ही दिल में अक्सर उसे ये सोचकर विवान पर तरस आता था कि बड़ों की लड़ाई की वजह से बिना वजह इस बेचारे को रिश्तों से वंचित रहना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह विवान सोचने लगा था उससे आरोही को गुस्सा आने लगा था। दरअसल आरोही के डैड हंसराज मित्तल जी को आरोही के दादाजी हरिवंश मित्तल जी ने गोद दिया था, और उसके बाद उनके यहाँ विवान के डैड विराज मित्तल जी ने जन्म लिया। विराज जी ने अपने पापा की मर्जी के खिलाफ यामिनी जी से लव मैरिज की थी। विराज जी खुद एक डॉक्टर थे और यामिनी जी उनके हॉस्पिटल में नर्स थी। हालांकि हंसराज जी और विराज जी का रिश्ता उनके पापा की पसंद से तय हो चुका था और दोनों की शादी एक साथ होनी थी। लेकिन ठीक शादी से एक हफ्ता पहले विराज जी ने बाप की पसंद को ठुकराकर यामिनी जी से ब्याह रचा लिया था। हरिवंश साहब की इज्जत पर ऐसी भरपूर चोट पड़ी कि उन्होंने सबके सामने विराज जी को घर से बाहर कर दिया था और जिंदगी भर कोई संबंध ना रखने का वादा कर डाला था। यामिनी जी की मोहब्बत में चूर विराज जी ने हमेशा के लिए बाप का घर छोड़ दिया और अपनी एक अलग आज़ाद दुनिया बसा ली। वो एक कामयाब डॉक्टर थे, दौलत की कोई कमी ना थी। एक खुशहाल कामयाब जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी उनकी। भगवान ने औलाद भी दे दी। पहली बार वो 3 माह के विवान को हाथों पर लिए बाप से माफ़ी मांगने और उन्हें उनका पोता दिखाने ले आए। लेकिन हरिवंश साहब ने अपना वादा ना तोड़ा और विराज जी मायूस लौट आए। लेकिन इसके बाद वो त्योहार वगैरह पर बाप को मनाने के लिए आने लगे। लेकिन ना तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ी और ना ही विराज जी ने मनाना छोड़ा। लेकिन विवान सिर्फ बचपन में ही अपने डैड के साथ अपने दादाजी के पास आता रहा। लेकिन गुजरे 10-12 सालों में वो फिर कभी डैड के साथ नहीं आया। वो साल भर पहले जब हरिवंश साहब की मौत हुई तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हंसराज जी खुद को विराज के पास गए और उन्हें अपनी तरफ से फिर से संबंध बनाने की खुशखबरी सुनाई थी। करीब 2 महीने से दोनों परिवारों का आपस में अच्छा मेलजोल शुरू हो चुका था। खुश तो आरोही पे बहुत ही संबंध दोबारा कायम होने पर, लेकिन उसके डैड का विवान के लिए यह खास मेलजोल उसे एक आंख नहीं भा रहा था, क्योंकि अभी तो ठीक से एक दूसरे को देखा समझा भी नहीं था, बल्कि जितना देख समझ लिया था वो तो बेकार था। विवान की बेचैनी आरोही को बहुत बनावटी लगती थी। रिश्ता बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके अंदाज बहुत खोखले थे। दोनों परिवारों के दोबारा संबंध अच्छा हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिलहाल कुछ दिनों इसी खुशी को एंजॉय करना ही बहुत काफ़ी था। लेकिन अंकल की फैमिली कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी, और बस इसी बात से आरोही को बहुत ज़्यादा शिकायत थी। लेकिन कहती किससे जब अपने डैड ही इन सब में सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। आ जाओ बेटा, आपकी नानी मॉम बुला रही हैं। अंगद ने खाना खा लिया है, वो तुम्हें ले जाने के लिए तैयार बैठा है। आई की आवाज़ पे वो अपनी सोचों से बाहर निकली। जी आई, बस अभी आती हूँ। उसने जल्दी से चीज़ें समेट कर एक नज़र खुद को आईने में देखा।
बंधे बाल कुछ जच नहीं रहे थे। उसने क्लचर से बाल आज़ाद करके उल्टी मांग निकाली। कुछ छोटी लटें छोड़कर बाकी के बाल कान के पीछे कर डाले। आंखों के नीचे फैले काजल को टिश्यू पेपर से साफ किया और आईब्रो को उंगलियों से ठीक किया। आईने में खुद से आंखें मिली तो शर्मिंदा सी महसूस हुई। हद होती है ऐसी बेवजह खुशी की। अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी महसूस करती वो बाहर निकल आई। नानी मॉम लंच में उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं कल ही वापस आ जाऊंगी नानी मॉम। केशव सुबह कॉलेज के लिए निकलेगा तो उसी के साथ आ जाऊंगी। हम नाश्ता एक ही साथ करेंगे, फिर मिलकर लॉन में नए पौधे लगाएंगे। सुबह का अखबार भी मैं ही पढ़कर सुनाऊंगी। अचानक आ पड़ने वाली इस जुदाई से वक्त ने उसे बहुत उदास कर दिया था। वो कुछ इस तरह टाटा बाय बाय कह रही थी जैसे परदेश जाने वाले एयरपोर्ट पर अपने प्यारों से मिलते हैं। नानी ने उसकी बातों से खूब एंजॉय किया। फिर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, अच्छा अब जाओ, दीपा इंतज़ार कर रही होगी। देखना नानू, उन अंकल आंटी को ऐसे जली रोटियां खिलाऊंगी कि आगे किसी दावत का नाम नहीं लेंगे। उसने दांत किचकिचा कर गुस्सा निकाला तो आई हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। जाओ जल्दी निकलो अब, नानी ने हंसते हुए उसे ज़बरदस्ती धकेला। अंगद ने गाड़ी स्टार्ट की तो साथ ही सॉन्ग भी चला दिया। मैं तो तुम सब नैन मिला के हार गई सजना लता की मधुर आवाज़ में 60 के दशक का गाना बजा। आरोही को काफ़ी सुना सुना सा लगा। उस गाने के बोल ही अजीब सा जादू कर रहे थे। उसने अचानक अंगद को देखा जिसका पूरा ध्यान पीछे गेट की तरफ था। वो पोर्ट से गेट की तरफ रिवर्स में गाड़ी चला रहा था, इसीलिए सारा ध्यान उसी तरफ था, जबकि आरोही का गाने की तरफ, जिसके बोल और धुन पूरी तरह उसके दिमाग पर छा रहे थे। ना मिलती ये बैरन अखियाँ, चैन न जाता, दिल भी ना रोता। टक की आवाज़ आई और गाना बंद। आरोही ने एकदम चौंक कर देखा। गाड़ी गेट से निकलकर सड़क पर लाते ही अंगद ने सॉन्ग ऑफ कर दिया। वो बाहर देखते हुए मन में बुदबुदाई, इतना अच्छा गाना था, सुनने भी नहीं दिया। तकरीबन आधा रास्ता तय हो चुका था, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाने में बिजी था। पता नहीं क्यों आरोही को उसकी खामोशी से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इससे अच्छा था राजू के साथ ही चली आती, लेकिन नानी मॉम को भी इसके सिवाय किसी पर भरोसा नहीं होता। और ये कभी तो कितने दोस्ताना तरीके से बात करता है और कभी ऐसे बदतमीज और अकड़ू। लेकिन मुझे क्या, मेरी बला से सारी जिंदगी बात ना करे। वो पूरी तरह खिड़की से बाहर ध्यान बटाने लगी। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? आंखों पर काला चश्मा लगाकर और भी अजनबी लग रहा है। जब बंदे की आंखें नजर नहीं आती तो कितना अजनबीपन का एहसास होता है। और इसकी आंखें तो उफ कितना बोलती हैं। क्यों ऐसे देखता है जैसे बरसों से जानता हो, कोई पुराना दोस्त हो जो दिल की हर बात को जानता हो। और सब कुछ मालूम होने का दावा करती मुस्कुराहट और भरपूर अपनेपन का इजहार करती है गहरी काली आंखें। आरोही उसी से नाराज लगातार उससे दिल ही दिल में बातें करती जा रही थी। सॉरी, वो मुझे आपका घर नहीं मालूम, वो बिल्कुल ही अचानक बोला। उसके अचानक पूछने पर आरोही ने बौखलाकर सर घुमाया। जी, माला आंटी ने कहा था आप सेक्टर एफ में रहती हैं, जो कि शायद शुरू हो चुका है। ओह अच्छा, आरोही कहते हुए सीधी हुई। फिलहाल सामने ही जाना है, आगे मैं बताती रहूँगी। अब वो अपनी इस दिमागी जंग को नॉर्मल करने में कामयाब हो गई थी। गाड़ी तो आप ही चला लेती हैं ना? पहले बोला जाने वाला वाक्य जो इस पूरे सफ़र में अंगद के होठों से निकला, लेकिन आरोही को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। मतलब जैसे इनडायरेक्ट वे में कहा गया हो कि जब आप खुद ड्राइव कर सकती हैं तो मुझे क्यों तकलीफ़ में डाला। गाड़ी चलाना तो आती है, लेकिन डैड और नानी मॉम वगैरह अकेले कहीं आना जाना अलाउड नहीं करते। वैसे तो मैं राजू भाई के साथ आना चाह रही थी, लेकिन आज वो छुट्टी पर हैं। लगे हाथों आरोही ने सफाई भी दे डाली और अंगद मुस्कुराहट पर काबू पाने में नाकाम रहा। लेकिन शुक्र है वो उसे देख नहीं रही थी। यकीनन वो उसके रूड बिहेवियर पर खूब नाराज़ थी। अंगद का ये रूखापन उसकी समझ से बाहर था, लेकिन अंगद मजबूर था। खुद पर लगाई पाबंदियां इतनी सख्त थी कि लाख चाहने पर भी वो इस खूबसूरत ड्राइव का ना मज़ा ले सका, ना ही आरोही की जलती बुझती उम्मीद की लौ को बढ़ा सका। बेदर्दी से बस यही सोच पाया कि काश आज मेरा ये रूड बिहेवियर आरोही के दिलो दिमाग पर पूरी तरह असर कर जाए और आरोही मेरी तरफ लपकते अपने दिल को बेकाबू होने से बचा ले। इन्हीं सोचों में गुम पहला लेफ्ट टर्न लेने पर जल्दी उसका घर आ गया। गाड़ी सिल्वर गेट के सामने रुकी तो आरोही ने उसे सम्मान भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, आप भी अंदर आइए ना। जी नहीं, घर जाकर आराम करूँगा। बोलते हुए वो बिना वजह सीरीज पलटने लगा। इस तरह से बेवक्त आपको तकलीफ देने पर माफ़ी चाहती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है आरोही, इट्स ओके। ज़रूरत तो है ना,
आरोही ने सीरियस लहजे में कहा तो पहली बार अंगद ने उसे सर उठाकर देखा। आप नानी मॉम के यहाँ मेहमान हैं, ये तकलीफ तो सरासर जुल्म है। कहते हुए वो बिना जवाब सुने गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ बढ़ गई और अंगद ने गहरी सांस लेकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। सॉन्ग एक बार फिर से अपने आप ऑन हो गया। क्यों छोटे से प्रीत लगाई, क्यों छलिए को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई। डैड को इन लोगों पर इतना मेहरबान भी नहीं होना चाहिए। आखिर को दादाजी उनसे नाराज होकर दुनिया से गए हैं। आरोही ने पास बैठे साक्षी से कहा। हाँ, लेकिन अब तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। साक्षी को उसका एतराज़ पसंद नहीं आया। वो तो ठीक है, लेकिन डैड को जैसे शो कर रहे हैं जैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मरे जा रहे थे। भाई, रिश्तों में एक डिस्टेंस बने रहना भी ज़रूरी है। कम से कम शुरू शुरू में तो कुछ दूरियाँ होनी चाहिए। आरोही की सुई अटकी थी इन बेवजह नाज नखनों पर। शाम में ही विराज अंकल, यामिनी आंटी और विवान उसके यहाँ आ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि केशव उसे खाने के बाद अपने कमरे में ले गया था और ज़रा देर को उसे छुटकारा मिल गया था, वरना विवान की निगाहों ने उसे सिर्फ उलझन होती थी। घर में कुछ दिनों से उसके और विवान की शादी की सुगबुगाहट हो रही थी, जिन्हें सुनकर वो खूब चिढ़ जाती थी। आज भी मेहमानों के जाने के बाद साक्षी ने विवान का नाम लेकर उसे छेड़ा तो वो उससे बुरी तरह नाराज़ हो गई थी और दोनों में खूब बहस छिड़ गई। आरोही की मॉम ने दोनों को बहस करते हुए देखा तो करीब आकर बोली, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है आरोही, क्या बुराई है विवान में? मॉम, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मैंने शादी के लिए कभी सोचा है विवान के बारे में। तो अब सोच लो बेटा, तुम्हारे डैड विवान से तुम्हारी शादी का पक्का इरादा कर चुके हैं। शायद उन्हें तुम्हारा इनकार पसंद ना आए, तो क्या डैड मेरी राय को कोई अहमियत नहीं देंगे? शायद नहीं। दीपा जी ने उसे दो टूक समझाना ही ठीक समझा। सॉरी बेटा, तुम्हारे अंकल का स्टेटस हमसे कहीं ऊंचा है। फिर विवान की पोस्ट, उसकी शोहरत मैंने सब देख लिया है। तुम्हारे डैड को आजकल सिवाय विवान के कुछ सोचता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन खैर, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो इसमें तुम्हारा ही भला है। बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचना, फिक्र करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है। फिर ऐसे भी क्या बुराई है विवान में? वो समझाने के अंदाज में उस पर हर बात साफ करती जा रही थी। लेकिन मॉम, विवान कुछ अजीब सा है, कोई बात है जो मुझे खटकती है। आरोही को कुछ याद आने लगा। पर ज़्यादा सोचो, भगवान अच्छा ही करेगा। उसे तसल्ली देते हुए उठ गई और आरोही बस अपनी मॉम को मायूसी से देखती रही। 2 दिन बाद, अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है, आज कुछ खास बनाया है क्या नाश्ते में? वो फ्रेश होकर सीधी किचन में आ गई। उठ गई बेटा, आई ने अपनी प्यार भरी मुस्कुराहट उछाली। समीर आया है ना, इसीलिए उसकी पसंद का बनाया है। अच्छा, मामा आए हैं? वो खुशी से चहकी। किस वक्त पहुँचे? अभी कहाँ है, रात काफ़ी लेट पहुँचा था, तुम शायद सो चुकी थी। अभी जागा है तो तुम्हारी नानी ने कहा कि नाश्ता बनाना शुरू कर दूँ। तो लाइए, आई मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वो फ़ौरन आगे बढ़ी। आई समीर के लिए काफ़ी अच्छा खासा इंतज़ाम करने के मूड में थी और उनके लिए अकेले काम निपटाना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने आरोही की मदद लेना ठीक समझा। फिर से 2-3 दिन के लिए आए हो तुम? इतनी सारी लड़कियां देख रखी हैं दीपा और इंदु ने, ना जाने कब कोई फाइनल होगी। माला जी ने शिकायत भरी निगाह समीर पर डालते हुए कहा। आप भी ना माँ, वो बुरी तरह शर्मा गया। कितनी बार कह चुका हूँ, आप जैसा चाहें जिसे चाहें पसंद कर लीजिए, मुझे मंजूर होगा। लेकिन प्लीज़ आप ये सब मुझ पर ना डाला करें। जो लड़के दीपा को पसंद है तो इंदु मुंह बनाने लगती है, और जो इंदु को अच्छी लगती है उस पर दीपा को ऐतराज़ होता है। जिस तरह से 2 छोटी बच्चों में गुड़िया को लेकर झगड़ा होता है, यही हाल तुम्हारी बहनों का है। तो अच्छा हो कि तुम खुद ही किसी को फाइनल कर दो, कम से कम कहीं तो बात तय हो। अच्छा ठीक है। उसने नरमी से माँ के हाथ पर हाथ रखा। आज आपको चेकअप के लिए ले जाना है ना? कल देखते हैं। हाँ, बस टालते रहो हर बार इसी तरह। वो खफा खफा से प्लेट पर झुक गई। आप फिक्र ना करें नानू, इस बार मैं और नेहा भी मैदान में उतर आए हैं। हमारी माओ से कुछ नहीं होने वाला, अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, बस तुम्हारी कमी थी, सभी ने चिढ़ाया तो आरोही हंस पड़ी। अंगद कहाँ है माँ? हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं किया उसने? खाते वक्त समीर को अचानक ख्याल आया। अरे बहुत लापरवाह है खाने के मामले में। किचन में खड़े खड़े 2 घूंट चाय पीकर ही चल पड़ता है। अभी नीचे आने वाला है, तुम ही समझाओ जरा इसे। माला जी ने समीर को बताने लगी और आरोही कप लिए वहां से उठ गई। जाने क्यों अंगद के नाम पर उसके अंदर एहसास बहुत अजीब होने लगता था। ए मेरे भगवान, जाने क्या सोचती रहती है ये लड़की। सर पर धूप पड़ रही है लेकिन इसे कुछ होश ही नहीं। अंगद ने उसे देखते हुए सोचा
थोड़ी देर पहले ही अंगद की समीर से फ़ोन पर बात हुई थी। समीर नानी को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था। अंगद को मालूम था कि घर पर इस वक्त आरोही और आई अकेली हैं, लेकिन पहले हैरानी उससे खुला गेट देखकर हुई और दूसरी आरोही को धूप में ऐसे खड़े देखकर। अंगद ने हाथ में पकड़ी फाइल्स पोर्च में रखे बड़े गमले के किनारे पर टिकाई और लॉन में दाखिल हो गया। मैडम तब भी बेखबर थी। आप ठीक तो हैं? अंगद ने थोड़ा झुककर बात की शुरुआत की तो आरोही एकदम से बौखला कर उठ गई। जी जी नमस्ते, उसने मुश्किल से खुद को संभाला। नमस्ते, समीर भाई वगैरह तो काफ़ी देर हो गई चले गए हैं, लेकिन आपने गेट भी बंद नहीं किया? बस ख्याल नहीं आया। अंगद के सवाल से वो शर्मिंदा सी नीचे देखने लगी। अंगद ने खामोशी से कुछ देर गौर से उसकी हालत को देखा। अंगद के नज़रों की तपिश खुद पे महसूस की तो उसका दिल जोर से धड़का। वो हड़बड़ाते हुए नजरें चुराने लगी। बैठ जाइए, अंगद ने उसकी हड़बड़ाहट देखकर कहा और खुद भी सामने रखी चेयर पर बैठ गया। उसके कहते ही आरोही भी चेयर पर बैठ गई। सोच विचार शुरू से आपकी आदत है या आजकल ये काम ज़रा ज़्यादा हो रहा है? वो पहली बार मुस्कुराया, लेकिन आरोही खामोश रही। उसकी झिझक सही थी, लेकिन अंगद का सवाल भी गलत नहीं था। भले वो उससे झिझकता था, लेकिन बल्कि कुछ दिनों से झिझकपन भी इस दीवार को और ज़्यादा ऊंचा करने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन अगर आरोही वाकई में परेशान थी तो ये भी अंगद बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि चुपके चुपके उसे जलते कुर्ते देखा, और फिर अंगद को उसकी परेशानी की खास वजह भी मालूम नहीं थी। हमेशा किसी न किसी काम में मग्न रहने वाली प्यारी सी लड़की अब जाने आसमानों में क्या ढूंढ रही थी। अंगद ने बहुत संभल कर अपनी बात बोली। आप किसी उलझन में लगती हैं। पुराना माने तो मैं क्या पूछ सकता हूँ आप क्यों परेशान हैं? ये आप कैसे कह सकती हैं? उसके सवाल पर वो चौंक गई। आपके चेहरे पर लिखा है। आपको चेहरा पढ़ना आता है? अब उसने हैरत से अंगद को देखा। पता नहीं, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे। कहते हुए वो रुक गया, फिर कुछ पल बाद अपनी बात पूरी की। जैसे आप कंफ्यूज हैं। अच्छा, वो फीका सा हंसी। अब और कहती भी क्या, इस तो ये है कि आप अपनी सोचों को आज़ाद छोड़ दें। जहन सुकून हासिल करेगा तो हल अपने आप निकलते आएंगे। वो तेज़ी से बोल गया तो आरोही एक बार फिर हैरान हो गई। तो क्या आपको भी ये पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ? ओह नहीं, अंगद अचानक हंसा। पता होता तो आपसे क्यों पूछता, और वैसे भी मुझे तो लगता है कि आप खुद अपनी उलझन को लेकर श्योर नहीं हैं अभी कि आप उलझन में क्यों हैं। पहले आप तो समझे अपने दिल की बात, मुझ तक पहुँचने में तो वक्त लगेगा। इस बार अंगद ने संजीदगी से कहा तो दिया, लेकिन जाने क्यों आरोही के पल के आंसू से बोझल हो गई। उसके सामने बैठा शख्स उसके बारे में ऐसे बता रहा था जैसे उसके सामने किताब खुली हो। उसने बहुत बेबसी महसूस की। अंगद ने उसकी भीगी पलकें देखी तो हद से ज़्यादा घबरा गया। सॉरी अगर मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि। अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि आरोही हथेलियों में अपना चेहरा देखकर और भी शिद्दत से रोने लगी। अरे प्लीज़ रोइए तो मत। अंगद ने चेहरे पर रखे उसके हाथों को अपने हाथ से हटाना चाहा तो वह झट से पीछे को हुई और खुद ही अपनी आंखें रगड़ डाली, लेकिन उसकी तेज़ी पर अंगद को हंसी आ गई। चलो, अगर इस बरसात को रोकने का यही तरीका था तो मैं पहले ही हाथ बढ़ा देता। जाने क्या सोचकर वो उठ खड़ा हुआ। थोड़ा वॉक कर लें? अंगद ने उसकी सहमति चाही, लेकिन वो यूं ही बैठी रही। आइए आरोही। बिल्कुल ही अचानक उसके हाथ आगे किया और आरोही फौरन खड़ी हो गई। आपसे बात मनवाना तो बड़ा ही आसान है, यानी जब भी आप बात ना माने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा दूं। वो उसे देखकर हंस ही गया और इस पर आरोही भी अपनी हंसी ना रोक सकी। अंगद का मकसद भी उसकी जहनी हालत बदलना था। दोनों कुछ दूर तक खामोशी से चलते गए। तो मौसम की बात करें? अंगद ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। सुना है जब बोलने को कुछ बाकी नहीं रह जाता तो बंदा मौसम की बात करता है। आरोही ने हल्का सा तंज किया तो अंगद हंस पड़ा। तो एक सीरियस बात पूछूं? अंगद ने इजाज़त चाहने वाली नज़रों से देखा तो जवाब में वो चुप रही। अभी रोई क्यों थी आप? वो तो। आरोही हड़बड़ा गई। बस आप मुझे मेरे बारे में ऐसे बताने लगे जैसे सब जानते हो तो आपको रोना आ गया? उसने कुछ शरारत से कहा तो आरोही को हंसी आ गई। नहीं, मुझे वैसे ही रोना जल्दी आ जाता है। बड़ी ही लड़कियों वाली आदत है आपकी। वो अचानक बोला तो आरोही मुस्कुरा दी। मैं आपसे एक बात पूछूं? आरोही ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी जी, 100 बातें पूछें। आप उस रात कुछ कहते कहते रुक गए थे जब हम शादी में जा रहे थे। ओह, आरोही के सवाल पर उसके कदम वहीं रुक गए। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, मुझे भी अब ठीक से याद नहीं है। अंगद ने बात टालने की कोशिश की।
फिर तो मौसम का टॉपिक ही ठीक था। आरोही ने रुखाई से कहा तो अंगद समझ गया कि वो बुरा मान गई है। आरोही, ये जो हम इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ये उस विश्वास और भरोसे का सबूत है जो आपकी फैमिली मुझ पर करती है। फिर भी मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिन्हें सुधारने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मशवरा है, अगर कुछ बातें दिल में ही रह जाएं तो बेहतर होगा। मतलब कोई बात तो है। वो अचानक बोल पड़ी। आप जानती हैं या जानना चाहती हैं? अंगद मुस्कुराया तो आरोही एकदम खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती भी थी और जानना भी चाहती थी। अच्छा ठीक है, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आपको इजाज़त है। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से किसी को परेशानी का शिकार करें। अगर आप मेरी वजह से आज रोए हैं तो मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है। नहीं, मेरे रोने का ताल्लुक आपसे नहीं है। बस आजकल मेरे हालात ही ऐसे हो गए हैं। वो बहुत उदास भरे लहजे में बोली तो अंगद के दिल को कुछ अलग सा एहसास हुआ। आरोही जरूर किसी बड़ी उलझन में थी और वो ना जाने उसे क्या कुछ भूल गया था। आप प्लीज खुलकर बताएं, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। कभी कभी अपनों के मुकाबले किसी गैर से मशवरा लेना ज्यादा बेहतर होता है। आप जरूर मुझे एक सच्चा दोस्त पाएंगी, उसने कहा, लेकिन उस पर सादगी से एडवाइस देता आरोही को वो गैर तो हरगिज नहीं लगा, बल्कि एक दोस्त ही महसूस हो रहा था। आरोही का दिल ना जाने बहुत कुछ कहने को मचल उठा, लेकिन हुआ तो बस ये कि उसने अपने इस मामले में एक पहलू यानी आधी बात पर कंट्रोल करते हुए आधी उलझन शेयर करने का फैसला किया। और अंगद तो था ही उसके बोलने के इंतजार में कान खड़े किए हुए। मेरे अंकल के बेटे हैं विवान, न्यूरोसर्जन हैं। उन लोगों से हमारे संबंध कई सालों बाद अब भले चंगे हुए हैं। इससे पहले हम एक दूसरे को सूरत से भी नहीं पहचानते थे। मेरे डैड को मेरे दादाजी ने गोद लिया था और विवान के डैड दादाजी के अपने बेटे हैं। दादाजी ने विराज अंकल को पसंद की शादी की वजह से घर से निकाल दिया था और मरते दम तक माफ नहीं किया। इसीलिए बड़ा होने तक हम कभी आपस में मिले ही नहीं थे। लेकिन अभी साल भर पहले दादाजी की मौत के बाद डैड और अंकल में कॉम्प्रोमाइज हो गया और एक दूसरे के घर हमारा आना जाना शुरू हो गया। कहते हुए वो जरा देर को रुकी। वो पूरे ध्यान से सुन रहा था। लोग 2 बार हमारे घर आए, लेकिन मैं यहाँ थी तो उन सबसे मिल नहीं पाई। उस दिन मेरी दोस्त रूबी की शादी में पहली बार विवान से मिलना हुआ। वही दोस्त जिसकी शादी में आप मेरे साथ गई थी। वो चौंकते हुए बोली, जी उसी रात की बात है। मेरे लिए उस रात के विवान से वो अचानक की मुलाकात बहुत खास थी। हमारे परिवार बरसों से एक दूसरे से दूर रहे हैं। बाकी सबकी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि हमारे घरों का आपस में मिलना जुलना फिर से शुरू हो जाए। पहले विवान से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे हैरत ये जानकर हुई कि विवान भी मुझसे मिलना चाहता था और उसकी तरफ से जो रेस्पॉन्स मिला वो उम्मीद से बढ़कर रहा। बोलते हुए फिर से कुछ पल रुकी और ध्यान से उसकी बात सुन रहे अंगद को लगा कि आरोही की उलझन हल होकर शायद मेरी परेशानी बढ़ाने वाली है। क्या उस रात के बाद दोबारा उससे मिलना हुआ? वो पूछे बिना ना रह सका। जी, 2-3 बार हम फिर भी मिले हैं। और वो फिर से अटक कर रुक गई और अंगद ने गौर से देखते हुए पूछा, हर बार मैंने विवान की बेचैनी बढ़ते देखा है, आखिर उसने कह ही दिया, तो अब परेशान क्यों है? इन सब बातों से तो आपके लिए खुशी के कई पहलू निकलते हैं। अंगद नज़ारा लगाने की कोशिश करने लगा, या ये कहें कि उसकी ज़बान से साफ सुनना चाहता था। मैं भी खुश तो बहुत हूँ, लेकिन अल्फाज आरोही के मुंह में रह गए क्योंकि अंगद का मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। वो कॉल अटेंड करके एक्सक्यूज़ में करता थोड़ी दूर चला गया और जब तक वापस आया तो आई चाय लेकर लॉन में आ गई थी। अंगद खामोशी से अपना कप लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया और वो अपने कप से उठते धुएं को देखते हुए यही सोच गई, जो कहना था वो तो दिल में रह गया और जो कह दिया उसका तो कोई ख़ास मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन अंगद खास मतलब निकाल चुका था। वो विवान के लिए आरोही के जज्बात के बारे में कोई भी नतीजा निकालने में सही था। उसने आरोही की बातों से जो अंदाज़ा लगाया था और जिस तरह से आरोही अपने विवान के फिर से जुड़े जाने वाले रिश्ते के बारे में बता रही थी, तो अंगद का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। हेलो, वो रिमोट लेकर चैनल बदलने बैठी कि फ़ोन की बेल बज उठी। ओहो, तो स्वीट फ्रेंड आज घर पर हैं। उसके शरारत भरे लहजे पर पहले तो आरोही खूब चौंकी, लेकिन फिर समझ गई कि सामने कौन है। जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। बड़ा नेक शगुन है, आप तो मेरी आवाज़ पे पहचानने लगी हो। युवान ने भी भरपूर शौकी से कहा। आपने मुझे स्वीट फ्रेंड कहा, इसीलिए पहचान गई। हमारे बस कुछ ही गिने चुने फ्रेंड्स हैं और उनमें से कोई भी इतना फ्रैंक नहीं, आरोही ने सपाट लहजे में कहा। चलो खैर, ये बताओ आज शाम को डिनर के बारे में क्या ख्याल है? डिनर? आरोही ने होठों में दोहराया। बाकी सबसे पूछ कर बताती हूँ। बाकी सबको तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ तुम और मैं चलेंगे। जी? आरोही हैरत से चिल्लाई। आहिस्ता यार, डिनर पर ही ले जा रहा हूँ।
टूर पर तो नहीं? वो उसकी हैरत का भरपूर अंदाज में हंसा। खैर तुम 7 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें घर से पिक करूंगा। लेकिन ऐसे कैसे? वो बौखला उठी। मुझे सबसे पूछना तो लेने दीजिए। डैड क्या सोचेंगे? डैड जो सोचेंगे मुझे पहले से पता है। वो अजीब अंदाज में हंसा, फोन बंद कर दिया। आरोही ने फौरन जाकर मॉम को बताया और साथ ही अपने ना जाने का भी बता दिया। वो तो चुप हो गई, लेकिन उन्होंने उसके डैड की बात उसे बता दी। हंसराज जी ने घर आते ही दीपा से कह दिया था कि शाम को आरोही तैयार रहे, विवान उसे बाहर ले जाएगा। दीपा जी ने कहने की कोशिश भी की, दोनों का अकेले जाना ठीक नहीं लगता, लेकिन हंसराज जी ने ये कहकर चुप करा दिया कि वो उन दोनों की शादी के लिए सीरियस हैं। अच्छा है अगर पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आरोही ने सुना तो बहुत नाराज हुई, लेकिन दीपा जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का कहा। प्लीज आज इनकार मत करो, फिर तुम्हारे अंकल का बेटा ही तो है, डिनर कर लेने में क्या हर्ज है। शादी की बहस को बाद पर छोड़ दो प्लीज, उन्होंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो आरोही ने हाँ में सर हिलाकर मां के दोनों हाथ थामे। ओके मॉम, आप परेशान ना हो, मैं तैयार होती हूँ। वो जानती थी कि अगर और ज्यादा जिद की तो डैड मॉम से झगड़ा करेंगे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बिना वजह मॉम को बातें सुननी पड़े। 1.5-2 घंटे बिना किसी वजह सड़कों पर गाड़ी घुमाते विवान ने ढेर बातें की। आरोही को हैरत हो रही थी कि वो बिना उसके रिस्पॉन्स की परवाह किए बहुत रोमांटिक बातें किए जा रहा था। हालांकि साफ देख रहा था कि आरोही हरगज उसकी तरफ झुकी नहीं, फिर भी उसकी छेड़छाड़ और शोक शरारत भरी बातें जारी थी। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद आरोही ने ठान लिया कि अब चुप रहकर विवान को और बढ़ावा नहीं देगी, इसीलिए अब खुद ही बोलना शुरू कर दिया। खाने के दौरान उसने विवान के प्रोफेशन से लेकर सियासत तक हर बोरिंग टॉपिक पर लगातार उसका सर खाया और विवान के पास सिवाय उसके सवालों के जवाब देने के कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वापसी के सफर में भी वही बोलती रही। आखिर विवान ने कह ही दिया, तुम अपनी उम्र से 30 साल बड़े लोगों वाली बातें करती हो, सिर्फ अपने मिजाज में शोखी और रंगीनी पैदा करो जैसे बाकी लड़कियां होती हैं। हो तो आपको ऐसी लड़कियां पसंद हैं? आरोही ने भवें उठाई। भाई लड़कियां तो शरारती, लापरवाह और चंचल ही अच्छी लगती हैं। वो मुस्कुराया। तो भगवान करे आपको आपकी पसंद के मुताबिक ऐसे ही पार्टनर मिले। आरोही ने गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए दुआ के अंदाज में कहा। मोहब्बत भी तो करूंगा, वो एक अदा से बोला। यानी जज्बाती ब्लैकमेलिंग? आरोही ने अचानक कहकर गौर से उसकी तरफ देखा तो विवान ने कहका लगाते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अच्छी लगेगी ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। वो एकदम नर्वस हो गई और बिना कुछ कहे जल्दी से बाहर निकल आई। ये तो बहुत बदतमीज है। वो धड़कनों पर काबू पाते अंदर की तरफ चल पड़ी। घरवाले जितना उसे विवान के करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली उसके डैड, वो उतना उससे दूर दूर भाग रही। और जितना ज्यादा वो इन दिनों अंगद के बारे में सोच रही थी, उतना वो उसके दिल में वो रिजर्व हो रहा था। उसने नानी माम से बात करने के लिए फोन किया तो कॉल अंगद ने अटेंड की। आरोही ने बहुत खुश होकर बात करने की शुरुआत की, लेकिन अंगद ने आगे से इतना कहा, 1 मिनट मैं आंटी को बुलाता हूँ। आरोही हैरत से रिसीवर को देखते हुए सोचे गई। हो सकता है बिजी हो या कहीं जाने की जल्दी हो, लेकिन वो ऐसा तो नहीं करता। पता नहीं क्या हुआ। वो इसी सोच में गुम थी कि नानी मॉम आ गई। आरोही ने उनसे वादा किया था कि 2-3 दिन बाद चक्कर लगाएगी, और ये 2-3 दिन उसके लिए सालों के बराबर गुजरे। आओ भाई, मोस्ट वेलकम, सुबह से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अब आई हो रात में? नानी ने प्यार से उसके माथे को चूमकर अपने पास बिठा लिया। अभी यही बात तुम्हारी आई से कह रही थी कि इन दिनों में मेरी आदतें बिगाड़ दी हैं। अब तुम यहाँ नेहा ना हो घर में तो मुझे मज़ा नहीं आता। ये बिला खाने को दौड़ता है। अब आ गई हूँ ना नानू, अब खाने को नहीं दौड़ेगा। खाना लगाऊं आरोही बेटा? आई उठने लगी। नहीं आई, अभी इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल चाय पीने का मूड है और मैं खुद ही बनाऊंगी। वो उठ खड़ी हुई। आप दोनों भी लेंगी ना? हाँ बना लो, खाना हम भी लेट ही खाएंगे। आरोही किचन में आ गई। अभी चाय फ्लेम पर रखी ही थी कि विला पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। ओह, आरोही ने होंठ सिकोड़े। लाइट काफ़ी देर से नहीं थी और यूपीएस काम कर रहा था और अब वो भी काम छोड़ गया था। उसने माचिस जलाकर इमरजेंसी लाइट चेक की, लेकिन वो भी चार्ज नहीं थी। आरोही ने मोमबत्ती जलाकर पहले नानी मॉम के कमरे में रखी और कि वापस आकर दूसरी अपने लिए जलाई। उसी वक्त अंगद किचन के दरवाजे में आया। आरोही ने सीधा नमस्ते किया। नमस्ते, एक कैंडल चाहिए अगर हो तो। जल्दबाजी में भी अंगद का सीरियस लहजा था। जी है। आरोही ने फौरन माचिस और कैंडल उसकी तरफ बढ़ाई। आप चाय पियेंगे? उसने मुड़कर जाते हुए अंगद से सवाल किया। अंगद ने कुछ देर सोचा। सबके लिए बन रही है तो ठीक है। ओके, फिर मैं ऊपर ही ले आती हूँ, बस 5 मिनट। ऊपर आने की तकलीफ ना उठाएं, 5 मिनट की बात है तो मैं बाहर ही वेट कर लेता हूँ। वो सीरियस लहजे में कहकर बाहर निकल गया और आरोही उसको देखकर मुस्कुरा दी।
तो जनाब रिजर्व ही नहीं, नाराज भी हैं। खुद को ट्रायंगल का तीसरा कोना समझकर पिक्चर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आरोही समझ चुकी थी कि उस दिन की मुलाकात से मेरे मुंह से निकले अल्फाजों से अंगद ने क्या नतीजा लिया होगा, जो उसके ठंडे और नजरअंदाज करने के रवैये से साफ झलक रहा था। अब आरोही का रहा सहा शक भी दूर हो गया। हंसी रोक कर वो कुछ कदम आगे आई। बाहर काफी अंधेरा है, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए। वो बिना कुछ कहे अंदर की छोटी टेबल के पास बैठ गया। चाय बनकर तैयार थी। आरोही ने पहले 2 कप नानी मोम और आई के लिए ट्रे में रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं बस अभी आई। उन दोनों की चाय कमरे में रखकर वो फौरन वापस पलटी। आरोही नहीं चाहती थी कि आई चाय लेने उसके पीछे किचन में आए। उस दिन लॉन वाली अधूरी बात को पूरा करने का यही सबसे अच्छा मौका था, जिसे वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आरोही अपना रंगत का कप लेकर टेबल के करीब आई। वो सामने रखे कैंडल के पिघलते कतरों से खेल रहा था। आपको एतराज ना हो तो क्या हम यहीं बैठकर चाय पी सकते हैं? आरोही ने इजाजत चाहने वाले अंदाज में पूछा तो अंगद ने सिर हिला दिया। आरोही ने ट्रे सामने रखी और चेयर पर बैठ गई। अंगद ने खामोशी से कप होठों से लगाया। आरोही ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल उससे अनजान बना बैठा था या अनजान नजर आने की कोशिश कर रहा था। चेहरा पढ़ने के लिए कैंडल की रोशनी काफी होगी क्या? क्या? अंगद ने चौंक कर सर उठाया। जी हाँ, जानना चाहती हूँ कि पढ़कर आप बता सकते हैं या नहीं कि मेरी वो उलझन दूर हुई या नहीं? मेरे बताने पर इतना यकीन है आपको? अंगद नजरें कप पर जमाते हुए बोला कि हद तक तो है। कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझा। मेरा ख्याल है चेहरा तो आप ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदाजे लगाने में गलती कर जाते हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो हैरान होते हुए बोला। चले इस पे बाद में बहस करेंगे, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने अपनी उलझन के बारे में आपसे पूछा था। वो इस वक्त काफ़ी इजी सिचुएशन में बैठी थी और उसका ये कॉन्फिडेंस अंगद को चौंकाने के लिए बहुत काफ़ी था। तो क्या विवान के बारे में मुझे सही वहम हुआ था? शायद ये उसका दिया हुआ कॉन्फिडेंस है। वो सोचों से बाहर निकलकर बोला, लगता तो है कि आपकी उलझन अब जहनी सुकून में बदल चुकी है। क्या कुछ बात तय हो चुकी है? अंगद ने दबे लहजे में सवाल किया। मैंने ठीक समझा था, आप अंदाजे लगाने में वाकई गलती कर जाते हैं। वो मधुर अंदाज में हंसी, लेकिन अंगद उसके इस अंदाज और शोखी का मतलब अब भी नहीं समझा। आप चाहें तो उस दिन की बात आज पूरी कर सकती हैं। उस दिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि आपकी बात पूरी नहीं सुन पाया था। अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो हौले से मुस्कुराई और अंगद का दिल वास्तव में अब ऊपर नीचे होने लगा। वो खुश थी और खुशी की वजह कुछ भी हो सकती थी। आरोही के लिए अपने एहसासों के गलती की भरपाई तो वो दूरी की चादर ओढ़कर कर चुका था, और ये दूरी सहन करने वाले ऐसे खुश नहीं होते जैसे आरोही थी। जरूर वो अपना झुकाव किसी एक तरफ करने में कामयाब हो चुकी थी, और जाहिर है झुकाव वही हुआ होगा जहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि आरोही ने खुद उसे बताया था कि इवान की तरफ से उसे उम्मीद से बढ़कर रिस्पॉन्स मिला था। अंगद को अब अजीब सी घुटन होने लगी। जब फैसले दिल पर पत्थर रखकर किए जाते हैं तो बेचैनी और घबराहट यूं ही दिल में डेरे डाल लिया करते हैं। उसने अपनी बेचैनी को काबू में करते हुए सवाल किया, जी आप कुछ बता रही थी? शायद आने वाले 2-3 हफ्तों में मेरी और विवान की बात पक्की हो जाए। अल्फाज थे या धमाका? अंगद को लगा वो पत्थर का हो गया है। जारी है, क्या आरोही सच में विवान से अपनी बात पक्की कर लेगी या अपनी इस अनसुलझी मोहब्बत को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए इश्क-ए-वफा।